गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर का बिल्कुल एंड टॉपिक जो है, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, इस एक टॉपिक पे रहेगा। हालांकि ये जो पूरा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उससे ज़्यादा रिलेटेड है, इसीलिए आज का ये टॉपिक समझना न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और मैं यहाँ आज कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके ही इसे समझा रहा हूँ कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। आप सैम्पल पेपर उठा के देखिए, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है, जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, उसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डाटा पूछ लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस केस में आई की वैल्यू क्या होगी। आई यहाँ वांट होप फैक्टर है। क्या ये कंसेप्ट है? क्या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं? एबनॉर्मेलिटी को दूर कैसे किया जाता है? वांट होप फैक्टर क्या चीज़ है? ये सारा कंसेप्ट आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो मैं इसी के साथ ही आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक जो है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नाम से क्लियर है, ऐसा मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल ना हो। अब यहाँ क्या मीनिंग है इसका? वर्ड मीनिंग ठीक है कि ऐसा मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मल ना हो, दैट इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्यों एबनॉर्मल हो जाता है मॉलिक्यूलर मास और किसका है ये मॉलिक्यूलर मास? देखिएगा, आपको याद हो हमने 4 कोलेगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। चारों कोलेगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट किया था। अगर ध्यान हो, सबसे पहले हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मोलर मास कैलकुलेट किया था सोल्यूट का। सेकंड नंबर पे हमने कैलकुलेट किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, एंड फोर्थ ओस्मोटिक प्रेशर से। आपको ध्यान हो, मैंने हर एक केस में आपको यही कहा कि जो आप मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट करते हो, वो मॉलिक्यूलर मास कोलेगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोलेगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज है जिनकी हेल्प से आप सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि हर बार अगर आपने जो भी मोलिकुलर मास निकाला वो सही हो, ये जरूरी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि ऑलवेज एबनॉर्मल ही आएगा, ऑलवेज मोलिकुलर मास सही नहीं आएगा, ये बात नहीं बोल रहा। मैंने आपको ये कहा कि ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी कोलेगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करो और उसकी वैल्यू एग्जैक्ट ना आए। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल डेविएशन हो, वो बात नहीं कर रहा, एक्सपेरिमेंटल एरर की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे एसिटिक एसिड है और इसका मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60 ग्राम पर मोल। मान लीजिए आपके पास एसिटिक एसिड है जिसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है, और किसी पर्सन ने क्या किया, इसका मोलर मास कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ कोलेगेटिव प्रॉपर्टी, और यूं कहूं उसका मास कितना आ जाए, मास आ जाए 120 ग्राम पर मोल। अब ये तो बहुत ज्यादा हुआ ना, ये तो कोई एक्सपेरिमेंटल एरर कंसीडर नहीं की जा सकती। कोई तो वजह रही होगी कि इसका मास 60 से डायरेक्ट 120 आया होगा। तो आज अगर ये 120 मास जो आप कोलेगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल रहे हो, क्या इसको आप नॉर्मल मास कहोगे? बिल्कुल नहीं है।
ये जो मास आपने कैलकुलेट किया है दैट इज द एबनॉर्मल मोलिकुलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास। इसका मतलब क्या यूं कहूं कि कोलेगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जब भी मास निकाला जाएगा वो नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा। तो ये बात सही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ही एबनॉर्मल आएगा, ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऑलवेज ऐसा भी नहीं होगा कि नॉर्मल आ जाए। कि आपने कोलेगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मास निकाला सही ही होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा। साथ में मैं कह रहा हूं कुछ केस ऐसे होते हैं जिन केस में वो मास जितना आना चाहिए उतना नहीं आता, और वो मास विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोलेगेटिव प्रॉपर्टी जो कि नॉर्मल नहीं है, दैट आर द एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो क्या हर एक केस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कोई पर्सन हमें ये कह दे कि एबनॉर्मल मास आ रहा है, नॉर्मल कैसे करूं? और कोई पर्सन मुझे ये कह दे कि आपको एक ऐसी टर्म देता हूं, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात हुई, मुझे तो सोचना ही नहीं पड़ेगा कि किस केस में नॉर्मल आएगा किस में नहीं आएगा। मैं तो हर बार उस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा और वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या है ये टर्म ऐसी, समझिएगा। और उससे पहले समझना ये है कि एबनॉर्मेलिटी का रीजन क्या है, क्यों मास एबनॉर्मल आता है। देखिए, तो आप एबनॉर्मल मोलिकुलर मास को क्या कहेंगे? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास यहां क्या है? एबनॉर्मल वो है जो नॉर्मल नहीं है। देखिए, मतलब मोलर मास, ये कौन सा मोलर मास है? जो ग्राम मोलिकुलर मास है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट का मोलर मास है, कहां से आपने ऑब्टेन्ड किया? ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन की कोलेगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट किया है। आर नोट ऑलवेज, वो हमेशा क्या नहीं होता, नॉर्मल। दैट इज एक्यूरेट, वो ऑलवेज नॉर्मल नहीं होता। दैट मास, ऐसे मास को क्या बोला जाता है? इज नोट कर लीजिए, इज कॉल्ड एज, ऐसा मास क्या होगा? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। देखिए, सबसे पहले अब नॉर्मल मोलिकुलर मास क्या है ये समझाए, अब क्यों है इसकी बात करता हूं। रीजन क्या होगा? क्यों नॉर्मल नहीं आता, इसके रीजन की बात करूं तो समझिएगा, दो रीजन है। पहला, डिसोसिएशन। पहला है डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। अब ये कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको याद हो मैंने ये कहा कि अगर आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं सोल्यूट का, तो वो कोलेगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली है। यस, तो वो क्या चीज है? कोलेगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली है। बट खुद कोलेगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखिए, और खुद कोलेगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। इन सॉल्यूशन। तो सबके माइंड में आता फिर क्या हुआ सर, नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, ये मास कम आ जाएगा, लेकिन आएगा तो उतना ही ना जो है। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल मैंने किसी साल्ट के 1 मोल डाला, और हो सकता है उसमें नंबर ऑफ मोल स्पीसीज 2 हो जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है, ध्यान से देखिए। ये है डिसोसिएशन के केस में। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। देखिए,
मान लीजिए कि मैंने क्या किया, NaCl को पानी में डिसोल्व कर दिया, मैंने एक्वस सॉल्यूशन किसका बना लिया, NaCl का। अब NaCl के केस में मैंने 1 मोल NaCl को पानी में ऐड कर दिया, लेकिन आपको पता है NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही पानी में डालू कंप्लीट अपने आयन में डिसोसिएट हो जाए तो NaCl डिकम्पोज इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देखिए, एंड आफ्टर द आयनाइजेशन, अगर ये बात कहूं टूटने के बाद NaCl में Na कितने हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ Na पॉजिटिव, पहले ये तो थे ही नहीं बिफोर डिकम्पोजिशन। आफ्टर डिकम्पोजिशन ये जब कंप्लीटली उसमें कन्वर्ट हो लिया तो Na पॉजिटिव कितना है, 1 मोल, एंड Cl नेगेटिव इज आल्सो 1 मोल। अब आप ध्यान से देखिए, आपने नंबर ऑफ मोल एडिड, आपने कितने मोल ऐड किए, दैट इज 1। आपने तो 1 मोल ऐड किए थे स्पीसीज के, लेकिन मैं यूं कहूं कि नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन अब कितने हैं, अगर यूं बात कहूं देन 1 + 1 इज 2। आपने मोल ऐड कितने किए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आपने ऐड कितने किए, 1 मोल, लेकिन अब वही सोल्यूट आयन में डिकम्पोज होने से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, अब वो 2 मोल दिखा रहा है। अब नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट कितने हैं, 2 मोल। तो अगर नंबर ऑफ मोल ही बदल जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बदल जाएगी, और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आनी चाहिए उतनी नहीं आई तो मोलिकुलर मास की वैल्यू भी उतनी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि डिसोसिएशन के केस में देखिए, अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ जाते हैं, डिसोसिएशन के केस में अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ जाते हैं, देखिए अगर नंबर ऑफ मोल बढ़े तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने से मोलर मास कम आएगा जितना आना चाहिए। तो डिसोसिएशन के केस में मैं क्या कह सकता हूं, डिसोसिएशन के केस में मोलर मास किससे, फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो ऑलवेज क्या आएगा, लेस देन द मोलर मास एक्चुअल। तो जितना मास आना चाहिए उससे क्या आएगा, कम आएगा। ये बात दोबारा देख लीजिए, क्यों, क्योंकि जैसे डिसोसिएशन होगा वैसे ही नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते चले जाएंगे, उनका अमाउंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल बढ़ने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे हैं, इनका अगर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो मोलर मास चेंज हो जाता है, तो ये बढ़े तो मोलर मास कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है, आपसे कोई ये पूछे कि एक साल्ट जो है वो सॉल्यूशन बनाते वक्त डिसोसिएट हो रहा है, तो बताइए उसका मास एक्चुअल से ज़्यादा आएगा या कम, तो ऑलवेज क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया एसिटिक एसिड का, ध्यान से देखिए, चलो इसे मैं बता देता हूं। अब मान लीजिए मेरे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, मैंने क्या किया, 2 मोल इसके ऐड कर दी, और वो दोनों जाके एसोसिएशन करके उन्होंने डाइमर बना दिया। ये देखिए, अब हुआ क्या होगा, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होगी, ये देखिए, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या हो गए होंगे, एक डाइमर बन गया होगा। तो आपने ऐड कितने किए, 2 मोल, तब ये था ही नहीं। अब सारे के सारे अगर डाइमर में कन्वर्ट हो गए, ये कितने बचे, 0 मोल, और अब ये कितने हुए, 1 मोल, क्योंकि 2 से 1 बने, 2 मॉलिक्यूल जुड़ के 1 बने, तो 2 मोल से 1 मोल हो गया। देखिए, तो नंबर ऑफ मोल जो आपने ऐड किए उससे अब नंबर ऑफ मोल कितने, हाफ है, तो नंबर ऑफ मोल हाफ हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाफ होगी। ध्यान से देखिए, अगर नंबर ऑफ मोल हाफ हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाफ हुई, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाफ हुई तो मोलर मास डबल हुआ। ये देखिए,
तभी एसिटिक एसिड का मास अगर 60 ग्राम पर मोल है तो आफ्टर एसोसिएशन ये कितना हो जाता है 120 ग्राम पर मोल। तो ये किस केस में हो जाएगा, नंबर 2 एसोसिएशन के केस में। आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछे इस एबनॉर्मेलिटी का रीजन क्या है, तो रीजन यहां है कि जो सोल्यूट आपने सोलवेंट में ऐड किया सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो ऐड होने के बाद वो सोल्यूट या तो आयनाइज होके अपने आयन में डिसोसिएट हो गया, मतलब उसने डिसोसिएशन शो कर दी, या वो सोल्यूट आपस में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके एसोसिएशन शो किया उसने, उससे उसके नंबर ऑफ मोल रिड्यूस हुए। नंबर ऑफ मोल रिड्यूस होने से उसकी कोलेगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हुई, और कोलेगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होने की वजह से उसका मोलर मास बढ़ गया। तो आपको यूं कहे कि एसोसिएशन के केस में आप क्या कहेंगे, मास क्या होता है, मास ऑलवेज एसोसिएशन के केस में क्या आता है, कोलेगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला हुआ मास ज्यादा होगा एक्चुअल मास से। तो ये किस केस में है, एसोसिएशन के केस में, और ये किस केस में है, डिसोसिएशन के केस में। अब एम नॉर्मल मोलिकुलर मास क्या है, ये बात तो मेरे अकॉर्डिंग समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको यूँ लगता है कोई दिक्कत है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, यस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं बात करता हूं, चलो आपको रीजन पता लगा एबनॉर्मेलिटी का, इसको सोल्व करने के लिए क्या कहा गया, तो इसको सोल्व करने के लिए एक टर्म दी गई, दैट इज कोलेट, उस टर्म को बोलते हैं दैट इज वांट हो फैक्टर। वांटो फैक्टर की जरूरत हमें ऐसे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास को नॉर्मल मोलिकुलर मास में कन्वर्ट करने के लिए पड़ी। अब वांटोफ हालांकि एक साइंटिस्ट का नाम है, आप जानते होंगे, इन्हीं को ही नोबेल प्राइज मिला था फर्स्ट केमिस्ट्री का, जहां तक मेरी नॉलेज है, चेक कर लीजिए। वांटोफ फैक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से। अब ये किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखिए, मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट करते वक्त ही आपको ये बात बोली थी कि ये चीज़ एज ए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए मैं विद एग्जांपल ही आपको इसे समझा रहा हूँ। जनरल एक्सप्रेशन बता ही दूंगा, विद एग्जांपल समझा रहा हूँ, कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पकड़िएगा। देखिए अभी जो बात कही जा रही है वांटो फैक्टर, वो किस लिए है कि जो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आएगा उसको आप नॉर्मल करोगे कैसे। और मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर केस में मैं आपको ये कह दूं कि अब उसका वांटो फैक्टर इतना है और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप सीधा एग्जैक्ट मास ही आ जाएगा, तो ये तो ज़्यादा बेटर है। यस देखिए, अब ये किसके इक्वल होता है, बुक में अलग अलग टर्म्स में है, कहीं मोलिकुलर मास की टर्म में दे रखा है, कहीं कोलेगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। वांटो फैक्टर क्या है, आप इसको यूं लीजिए, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल है कितने और आपने नंबर ऑफ मोल ऐड कितने की, नंबर ऑफ मोल्स एडेड। बस आप ये एक टर्म याद रख लीजिए, यहां से सब कुछ सोल्व हो जाने वाला है। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ मोल है कितने, चाहे एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, नेट उसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं और आपने कितने ऐड किए, इस बात को समझिए। विद एग्जांपल समझाता हूं वांटो फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। एक बार मैंने केस ये ले लिया जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखिए in case of strong electrolyte
और इलेक्ट्रोलाइट का टाइप है AB टाइप। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या हुआ, NaCl। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो 100% क्या करे, डिसोसिएशन करते। और 100% डिसोसिएशन का मतलब हुआ उनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, 1। जो 100% अपने आयन में टूट के, उसका डिग्री ऑफ, व्हाट इज द अल्फा हियर, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान से देखिए, मैंने कहा आप इसको एग्जांपल ले लीजिए NaCl का, आप इससे समझिए। NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट completely dissociate into its sign, that is Na positive and Cl negative. Okay, before ionization, before dissociation, इसके नंबर ऑफ मोल आप सपोज कर लीजिए आपने 1 मोल ऐड किए, तब ये कितने थे, 0 0। यस, आफ्टर डिसोसिएशन ये कितना हुआ, कंप्लीट ही जब अपने आयन में टूट गया तो ये तो बचा ही नहीं। अब ये कितना बना, एक से एक ये बना और एक ये बना। ये देखिए, अब मुझे चाहिए I की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन 1 + 1 एंड नंबर ऑफ मोल एडिड 1 मोल, that is 1. So I is equal to 2 किसके लिए, for NaCl। तो NaCl के लिए इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास, 2। अब देखिए मेरे पास क्या है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ, अब मेरे पास केस कुछ ऐसा है, देखिए मान लीजिए AB3, सपोज कर लीजिए AlCl3, ये केस आपके पास है। इसका एग्जांपल लीजिए, AB3 अगर अपने आयन में टूटे तो A3+ एंड 3 B नेगेटिव, ये स्पीसीज बनेगी। ध्यान से देखिए, इनिशियली इसके नंबर ऑफ मोल 1 ये थे ही नहीं, बिफोर डिसोसिएशन वो चीज तो बनी ही नहीं, एंड आफ्टर डिसोसिएशन जब ये कंप्लीट अपने आयन में डिसोसिएट हुआ तो ये नहीं बचा, दैट इज 0। तो एक स्पीसीज से एक तो क्या बनेगा, A3 पॉजिटिव, और 3 क्या बनेंगे, B3 नेगेटिव। अब मैं बात कहूं I की, तो व्हाट इज द I हियर, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट 1 + 3 एंड द नंबर ऑफ मोल एडेड इज 1। तो I की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 4। देखिए अगर कोई चीज कंप्लीट अपने आयन में टूट रही है तो उसमें जितनी स्पीसीज है, देखिए A और 3 4 हुई, तो ये वैल्यू आई 4। NaCl के केस में 2 ही स्पीसीज थी, A एंड B, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 2। यस, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका एग्जाम, मैं विद एग्जांपल यहाँ चीज समझा रहा हूँ। ये तो मैंने डिटेल एक्सप्रेशन पे तो भी जाऊंगा मैं, पहले इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, क्या है ये बात समझ आ रही है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन कैसे आया था और कंपटीशन में कैसे पूछा जाता है उसको देखिए। हमें क्वेश्चन दिया था, अमंग द फॉलोइंग आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, पूछा था अमंग द फॉलोइंग विच हैज हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और जिन्होंने एग्जाम दिया है वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है। यस, और उन्होंने ऑप्शन क्या दिए हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। आपको कहा 1 मोल ग्लूकोज
सेकंड इज 0.5 मोल NaCl, फिर दिया आपको 0.4 मोल सपोज AlCl3 एंड 0.3 मोल 0.3 मोल Ca3PO4 2 कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये जो चीज आपको दी गई, यहां से आपसे पूछा गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है। आपको ध्यान हो, हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बहुत सारी एक्सप्रेशन निकाली, जिससे मोलैलिटी कैलकुलेट की, सब कुछ किया हमने। अगर मैं यहां आपको वही क्वेश्चन अगर मोलैलिटी कैलकुलेट करके या वैसे चलने की बात कहूं, तो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कितना लेंथी हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा। मैं फिर कहता हूं, अगर आप 1 मोलर से पहले ग्लूकोज की मोलैलिटी कैलकुलेट करो या इनसे मोलैलिटी कैलकुलेट करो, तो आप सोचिए कि ये क्वेश्चन कितना ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का वहां हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है, तो कैसे इसको सोल्व किया जाए, देखिए ध्यान से। इतना तो क्लियर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी। मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लूं ना। आप सोचेंगे नंबर ऑफ मोल तो सर दिए हुए हैं 1 मोल ये फिर तो आंसर 1 मोल ग्लूकोज हो ही गया। नहीं बेटा, देखिए क्यों। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन है, यहां इस चीज का रोल है। देखिएगा बात, मेरे पास पहली स्पीसीज ए ऑप्शन में ग्लूकोज दिया C6H12O6 नॉन आयनाइजेबल, आयनाइज ही नहीं हो रहा, तो आई की वैल्यू क्या है 1। जो नंबर ऑफ मोल आपने ऐड किए, 1 मोल, यहां आपने 1 मोल ऐड किया, 1 मोल ही है, तो इसका मतलब टोटल मोल कितने आए, तो इसमें प्रेजेंट टोटल मोल कितने हुए 1। अब आपके पास है NaCl सेकंड केस। देखिए इसमें आपके पास 0.5 मोल NaCl है। अब NaCl के केस में 2 स्पीसीज बनेगी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अगर 2 स्पीसीज बनेगी, तो इसका मतलब 0.5 ये 0.5 ये, दैट इज 0.2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। ये भी कितने मोल है, 1 मोल। मतलब इन दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल है, क्योंकि दोनों में ही नंबर ऑफ मोल एक जैसे हैं। तीसरा केस आप देखिए, आपके पास क्या दिया, आपको दिया AlCl3, आपको क्या दिया AlCl3। अब AlCl3 आपके पास किसके इक्वल हुआ, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आए 4। वन टू फैक्टर की वैल्यू क्या है 4। अगर 4 है तो 4 इंटू यहां देखिए 0.4 दिया था आपको, इंटू 4 इज इक्वल टू 1.6 मोल। यस, लास्ट कैल्शियम फॉस्फेट। अगर Ca3 अगर ये डिकम्पोज हो, किसमें टूटेगा, टोटल स्पीसीज 5। देखिए ये बात मैंने पहले ही कही, यहां से चेक कर लीजिए, ये कितने हुए आपके पास 5। अगर ये 5 है तो आपके पास क्या था 0.3 इंटू 5 इज इक्वल टू 1.5। अब यही बात बोली, जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा है उसी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सी ऑप्शन। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, AlCl3 का, फिर किसका है, कैल्शियम फॉस्फेट का, और उसके बाद ग्लूकोज का,
और NaCl का इक्वल है। यस, तो कई बार हमारे पास कोई डाटा भी नहीं होता और प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए दे दी जाती है, वहां इस चीज की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यस, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जहां आपके पास कोई भी चीज नहीं थी फिर भी आपको क्या करना था, फिर भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि किसकी ज्यादा किसकी कम, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी इंपॉर्टेंस है इस कंसेप्ट की।